नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज 2 दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। 2 दिन मैं थोड़ा बिजी था और जो मेरे सेटअप्स थे, लैपटॉप वगैरह सब ख़राब हो गए थे, तो मुझे उससे अपडेट करना था। तो इसके लिए पूरा जो भी सामान वगैरह ख़रीदारी में 2 दिन मुझे समय गया, उसे अपडेट करने में, उसे तैयार करने में समय लगा। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, 2 दिनों से मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया या आपके समक्ष नहीं आ पाया। बहुत लोगों की कमेंट्स आए। पहला कमेंट्स तो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे दर्शक हैं, जिन्होंने कहा है कि फर्जी डॉक्यूमेंट को कैसे पहचानें। जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के एग्रीमेंट, लाइट बिल सब बना के ये पात्रता कराते हैं। दोस्तों, फर्जी डॉक्यूमेंट पहचानना इतना आसान नहीं होता है। आपके पास पूरा एविडेंस हो तो ही आप उसे फर्जी कह सकते हैं, अदरवाइज फर्जी नहीं कह सकते। अब उसके अंदर अगर आपको ढूंढना है तो उसके अंदर कुछ नंबरिंग, संख्या, कुछ ऐसे चीज़ें मिले जहाँ पे आप ये चीज़ को टैली कर सकें कि इन्होंने डॉक्यूमेंट जो बनाए हैं जो गलत है। अब एसआरए में एग्रीमेंट अगर समझो कोई व्यक्ति एक फर्जी एग्रीमेंट बनाता है तो उस डेट पे, किस डेट पे एग्रीमेंट बनाया, उसका लाइट का स्टेबलाइजमेंट डेट क्या है, स्थापना दिन क्या है, किस डेट पे उन्होंने लाइट लिया, ये सब चीज़ें चेक करना पड़ेगा आपको। ये सब चीज़ें चेक करना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो डिपार्टमेंट है सक्षम प्राधिकारी डिपार्टमेंट में जो एजेंट बैठे हैं, वहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट तो मोस्टली फर्जी बनाए जाते हैं। ये जहाँ तक सामने आया है, जिसमें एक तो लाइट बिल है, दूसरा 2000 झोपड़ी गणना की पावती, सर्वे पावती। ये 2 चीज़ें यहाँ पे जालसाजी चालू है, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं है। अब आसान इन द सेंस कैसा है कि अभी जो लाइट वेरिफिकेशन उनके पास जाता है, अब जो भी आपके यहाँ कंपनी है, टाटा है, अडानी है, एमएसईबी जो भी है, वो आपको डिटेल तो देंगे नहीं। आप कैसे पता करोगे कि भाई ये जो भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट आया है वो सही है या गलत है? इस चीज़ को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है। अब जो सर्वे पावतियां हैं, सर्वे पावती में यदि आपको पता चलता है कि भाई किसी ने सर्वे पावती बनाया है, तो आप आरटीआई डाल के वो डेट की, अरे वो जो नंबरिंग है उसकी, जो सर्वे पावती, हर सर्वे पावती पे नंबर्स हैं, उस नंबर से उसकी फुल पेज जो कॉपी होती है उसकी कॉपी मांगी आरटीआई के अंदर, आरटीआई में कॉपी मांगी। अब वो नंबर से क्या हकीकत में उस व्यक्ति ने उस समय फॉर्म भरा था? क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, यदि आपको मालूम है कि ये व्यक्ति बोगस है, ये आदमी रहता ही नहीं था, तो उसकी सर्वे पावती, उसका घर ही नहीं था, तो यहाँ पे सर्वे पावती कैसे आई, सर्वे पावती कैसे आई? अब इस चीज़ के लिए आपको वो जो नंबरिंग जो उन्होंने सबमिट किया, उस नंबर से उस डिपार्टमेंट में डाल के कॉपी निकालिए कि भाई ये कॉपी, इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है उसका मुझे ट्रू कॉपी दीजिए। क्योंकि जो 2000 में गणना हुई थी, उस गणने में जो झोपड़ी धारकों को मात्र एक स्लिप दी गई थी और उसकी 3/4 कॉपी डिपार्टमेंट के पास थी। अब वो कॉपी आप निकालेंगे तो वहाँ पे टैली होगा कि भाई उस नंबरिंग पे, जो नंबर से आप मांग रहे, उस नंबर पे क्या डिपार्टमेंट के पास भी कॉपी अवेलेबल है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो भी अधिकारी आपके क्षेत्र में सिग्नेचर्स किया है, तो उसमें भी आरटीआई मांगी कि भाई ये यहाँ पे कितने अधिकारी थे जिन्होंने सर्वे किया था, और हर अधिकारी के सर्वे का
सिग्नेचर की सैंपल मांगी है, सिग्नेचर्स का सैंपल मांगी है। ये आरटीआई में आप मांग सकते हैं। अब उसको टैली कीजिए कि भाई ये जो सिग्नेचर्स इनके जो भी सर्व पावती है और बाकी जो सिग्नेचर्स है वो टैली हो रही या नहीं हो रही, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर उसमें टैली नहीं हुआ तो समझ लो वो बोगस कॉपी है। डेट वगैरह, संख्या, ये सब चीज़ों पे पैनी नज़र रख के आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट बोगस नहीं होते। क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ कंप्लेंट करते हैं तो उस चीज़ में एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि मेरा एक मैटर था, उस मैटर पे मैंने कंप्लेंट फाइल किया कि भैया आपके डिपार्टमेंट ने बैक डेटेड सीसी दिया है, बैक डेटेड सीसी दिया है। अब डिपार्टमेंट के अधिकारी मुझे कहते हैं कि भैया बैक डेटेड सीसी कैसे आएगी। बोले ये मुझे क्यों पूछ रहे, सीओ एसआरओ को पूछिए, सीओ एसआरओ को पूछिए। बोले सीओ एसआरओ क्यों पूछे, बोला सर 8/8/2016 को आप सीसी दे रहे हैं, 8/8/2016 को सीसी दे रहे हैं, मतलब 8वें महीने में 2016 के 8वें महीने में आप सीसी इशू कर रहे हैं। और सीओ एसआरए ने उस बिल्डर पे 13(2) की नोटिस निकाला हुआ है 12वें महीने में 2016 में। उसमें लिखा हुआ है कि आपको मात्र एलओआई रिवाइज किया है, उसके बाद कोई भी प्रपोजल आपको मिला नहीं है। तो आप यहाँ पे काम के अंदर लापरवाही कर रहे हैं, तो आपको बदली क्यों नहीं किया जाए, इस बात की नोटिस निकाला है। तो मतलब सर ये बताइए कि अगर ये सीसी दिया है तो सीओ एसआरए ने ये ऐसा क्यों नोटिस निकाला है। और सीओ एसआरए ने उसमें लिखा हुआ है कि आपके डिपार्टमेंट से पूरा वेरीफाई करने, फैक्ट रिपोर्ट लेने के बाद ही नोटिस निकली है। तो सर 2016 12वां महीना 2016 तक, दिसंबर 2016 तक तो सीओ एसआरए के हिसाब से यहाँ पे आईओ तक नहीं आया था, और आप बोलते कि 8वें महीने में हमने सीसी दे दिया है। तो ये बैकडेटेड सीसी हुई या नहीं। अब उस मैटर पे पहले तो हाँ तू मैं, हाँ तू मैं हुआ बहुत समय तक, 6 महीने गए, लेकिन उस चीज़ को मानना पड़ा, उस चीज़ को मानना पड़ा कि भाई यहाँ गलतियाँ हुई है। बोला आप मुझे लिख के दीजिए कि आपकी सीसी सही है तो सीओ एसआरए की नोटिस गलत है। दोनों आपके डिपार्टमेंट में, एक अधिकारी ने निकला है, एक सुपीरियर अधिकारी ने निकला है। तो आप बताइए सीओ साहब गलत थे या सीओ साहब बताएंगे कि भैया आप गलत हो। मुझे जो मिली मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने सब कॉपी आरटीआई में निकाला, इवन वो कॉपी मैंने सर्टिफाई निकाल लिया। बोला आप बताइए क्या सही और क्या गलत। अब ये सामने आपके हैं, आपके डिपार्टमेंट के दोनों डॉक्यूमेंट आपके डिपार्टमेंट के। उस चीज के ऊपर हमारा जो एरिया था 269 से 300 में कन्वर्ट हुआ, 300 में कन्वर्ट हुआ। तो डॉक्यूमेंट की तहकीकात, डेट, एक एक नंबरिंग को पैनी नज़र से देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या ये वाकई में सही है या गलत है। क्योंकि मात्र 2 महीने के गैप के अंदर, 2 महीने के गैप थे, 2 नहीं 3 या 4 महीने, सॉरी 8वें महीने में तो 4 महीने का गैप था। वो खाली डेट के ऊपर मैंने मुद्दा उठाया, हमारा जो भी प्रपोजल था वो 300 में कन्वर्ट हो गया, DCR 2034 में। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इन चीज़ों पे पूरा आरटीआई में छान डालना है कि क्या कहीं ऐसा हुआ है। क्योंकि एग्रीमेंट तो देखिए दोस्तों कभी बनता है, बैकडेटेड बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि एग्रीमेंट जो बनता है उसको आप बोगस नहीं बोल सकते, उसको आप मैनिपुलेटेड बोल सकते हैं कि भैया इनका एग्रीमेंट घर नहीं था फिर भी एग्रीमेंट बनाया, वो अलग चीज़ है, वो बोगस नहीं होता है। लेकिन आप जिस डेट को उनका एग्रीमेंट हुआ तो लाइट कनेक्शन किस डेट पे आया। अब पता चला एक आदमी बता रहा है भैया 1995 में मैंने एग्रीमेंट लिया था, तो 1995 में जिस व्यक्ति से आपने लिया उसका लाइट मीटर था या नहीं था, उसका था या नहीं था, बराबर है। अगर उस व्यक्ति का लाइट मीटर नहीं है तो भैया ये तो ऑलरेडी अपात्र हो जाएंगे,
ये अभी रिसेंट में दिखाएंगे कि भैया लिया था मैंने और मैंने 2011-12 में मीटर लगाया, तो ऑलरेडी अपात्र हो जाएंगे वो, क्योंकि भैया सरकार के नियम के अनुसार उनका डेटा लाइन 1-1-2000 के पहले या दूसरी कैटेगरी रहती है 1-1-2000 के बाद और 1-1-2011 के पहले, जो सशुल्क पात्रता है निवासियों के लिए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मतदार यादी उस यादी के अंदर छेड़खानी नहीं कर सकते कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री भी उसके अंदर छेड़खानी नहीं कर सकते। अब कारण बताइए, ये कारण आपको जानना होगा, क्योंकि वो कारण ये है कि मतदार यादी एक नहीं होती। मतदार यादी जो इलेक्शन रोल इनरोलमेंट होता है वो एक नहीं होती। हेड ऑफिस में कॉपी होगी, कंसर्न वार्ड के पास कॉपी होगी, कलेक्टर के यहाँ पे कॉपी होगी, जितनी पार्टियां हैं सबके कार्यालय में कॉपियां जाती हैं इलेक्शन के समय, तो एक कॉपी तो नहीं होगी। तो एक कॉपी में कैसे बदली कर सकते हैं? अगर वहां पे बदली करना है तो नए से नाम आएगा, नई एंट्री होगी, पुरानी एंट्री नहीं होगी। अब जिस व्यक्ति से खरीदा है एग्रीमेंट, आपने बताया एग्रीमेंट, तो जिस व्यक्ति से खरीदा क्या उसका एनरोलमेंट में नाम है? उनका भी नहीं है, उनका भी नहीं है। तो ये चीज को आपको तलाशना होगा, तब आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि भैया ये जो भी डॉक्यूमेंट बनाए गए ये टोटल फर्जी डॉक्यूमेंट्स है। क्योंकि एक चीज मैं बता देता हूं, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कहीं ना कहीं घोटाले होते हैं। जो फर्जी डॉक्यूमेंट होगा वो वहां पे सबूत छोड़ेगा ही छोड़ेगा। हमारे एक मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी मिसेज इलेक्शन लड़ी थी नगर सेवक का, ये मेरे ख्याल से 2012 के करीब की बात है, और वो चुनाव में जीत भी गई थी। मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स निकाले, वो डॉक्यूमेंट में मैंने उनका सर्टिफिकेट वगैरह चेक किया। सर्टिफिकेट चेक करने के बाद मैंने ये पता लगाया कि भैया जिस स्कूल में वो पढ़ी हैं वो स्कूल बताया जा रहा है, मतलब उनके पिताजी जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल का बता रहा है कि 47 के पहले से उन्होंने पढ़ा हुआ है, वहाँ पे एडमिशन था। हमने जब डिटेल निकाला तो पता चला वो स्कूल तो 1950 के बाद स्टेबलाइजमेंट हुआ। हम तुरंत वहाँ पे गए, RTI डाले, पूरा पेपर निकाला, टोटल का टोटल फर्जी। तो जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते, तब तक किसी भी डॉक्यूमेंट को फर्जी नहीं कह सकते। इस चीज को समझिए। और फर्जी डॉक्यूमेंट सिद्ध करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या वाकई वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं? तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बताया आपको, अब हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि क्या सशुल्क में 2.5 लाख भरने के पहले घर मिलने के बाद भरना पड़ता? नहीं सर, जब तक आप 2.5 लाख रुपए नहीं भरेंगे तब तक आपको घर नहीं मिलेंगे। ये सरकार का नियम है। अभी उसमें इंस्टॉलमेंट सिस्टम अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उसके अंदर सशुल्क में आप जब तक 2.5 लाख रुपए नहीं भरेंगे, 2,50,000, तब तक आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। और रह गई बात पात्रता के विषय में, तो पात्रता तो भाई देखिए, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, आप लड़ रहे हैं, लड़िए, लेकिन देर है, अंधेर नहीं होगी। लेकिन लड़ने के लिए सिर्फ आप जुडिशल का सहारा मत लीजिए,
वहाँ पे आपके पास और एक रास्ता है, आरटीआई, सूचना का अधिकार, उसका भी सहारा लीजिए। अभी एक सब्सक्राइबर ने हमें कहा था कि 2 साल से हमारी अपील पे है, मेरी भी अपील 2 साल से पेंडिंग है, यही एडिशनल कलेक्टर का, अभी 18 तारीख पड़ी है, लेकिन ये पूरे साल में यानी दिवाली के पहले से, पिछले साल कुछ मार्च वगैरह में एक अपील पड़ी थी, उसके बाद से कभी तारीख पड़ती जा रही है। वहाँ पे अगर आपको जल्दी है तो वहाँ पे आरटीआई डालिए ना, वहाँ पे आरटीआई डालिए कि भाई मेरा अपील इस दिन को यहाँ पे पुटअप हुआ है, ये पहली डेट थी और आखिरी डेट ये पड़ी है, अभी नेक्स्ट डेट ये पड़ी है, तो इन दरमियान में कितनी बार वहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी हाजिर थे, उस डेट का जिक्र दीजिए, मतलब डिटेल्स दीजिए, निकालिए ना। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आरटीआई में 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ वो होती है कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन बनती है, तो वहाँ पे वो अधिकारी परेशान होती है कि भैया ये अगर मैं नहीं देता हूँ तो मुझे पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी इतनी जल्दी नहीं लगती दोस्तों, उसके लिए प्रोसीजर है। अभी आज ही हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मलाड से, उन्होंने फ़ोन किया, मैं आरटीआई डालता हूँ और रिस्पॉन्स नहीं आता है। सर आरटीआई का मतलब ये नहीं कि आप आरटीआई एप्लीकेशन डालें, हम भी बहुत सारे आरटीआई डाल के छोड़ देते हैं, रिप्लाई आया तो ठीक है, लेकिन जो आरटीआई मुझे इम्पोर्टेंट है उसके पीछे पड़ते हैं। अपील, सेकेंड अपील, कंप्लेंट तक जाते हैं, तो आपके पास रेमेडी है ना। आप 30 दिन का इंतजार कीजिए, 30 के दिन पार हुआ तो दूसरे दिन अपील फाइल कर दीजिए। आपको 30 दिन में टोटल 34-35 दिन मिलते हैं। आप 30 दिन के बाद फाइल कर दिए, 1-2 दिन के बाद भी करेंगे, क्योंकि बीच में संडे आते हैं, सैटरडे है, ऐसा देखा तो 8 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन आप 5 ही पकड़ी ना, 5 ही पकड़ी, आप अपील फाइल कीजिए। अपील फाइल करेंगे तो आपको वहाँ पे हियरिंग देना पड़ेगा। अगर अपील अथॉरिटी हियरिंग नहीं देते हैं तो आप 45 डेज में सेकेंड अपील फाइल कीजिए। सेकेंड अपील में थोड़ा सा विलम्ब होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि यहाँ पे सेकेंड अपील में जो यहाँ पे कमिश्नर्स बिठाए गए हैं पूरे स्टेट के लिए 10, वो कम है, वो कम है। यहाँ पे संशोधन करने की जरूरत है। अगर ये संशोधन केंद्र सरकार कर देती है तब आरटीआई के अंदर जान आ जाएगी, जान आ जाएगी। ये मेरा सोचना अपना है और ये परफेक्ट भी है, कोई गलत भी नहीं। आप भी बोलेंगे भाई बराबर है। इन्होंने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया, जन सूचना अधिकारी, अपीलेट अथॉरिटी उसी डिपार्टमेंट में है, तो सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी भी उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को देना चाहिए। सेकेंड अपील भी उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दीजिए। जैसे कि मैं बीएमसी में आरटीआई किया, अब बीएमसी का जो जन सूचना अधिकारी है उसके बाद उनके हायर रैंक पे मैं अपील फाइल करूंगा। जैसे वहाँ पे मैंने फाइल किया कॉलोनी ऑफिसर पे, तो कॉलोनी ऑफिसर के बाद मैं असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर को अपील फाइल करूंगा, क्योंकि अपील अथॉरिटी है। अब सेकेंड अपील इनको देना चाहिए कमिश्नर को, बीएमसी कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर के पास, इनको अपील अथॉरिटी बनाइए। और एसआईसी को मात्र सेक्शन 18 का पावर दीजिए, मात्र एक सेक्शन 18 का पावर दीजिए। देखिए आरटीआई में जान आती कि नहीं, ये जो अपील सेकेंड अपील के लिए जो 6-6 महीना साल भर 2-2 साल चले जाते हैं ना, या आपको 2 महीने में आपकी अपील क्लियर होगी, 3 महीने में अपील क्लियर होगी, लेकिन क्या करेंगे एसआईसी में इतनी अपील। अभी आज भी अब जाके पता कीजिए एसआईसी में, वहाँ पे जाके डिस्पैच की तो उनको पूछिए कि सर अभी किस ईयर की वो अपील चल रही, तो पता है कि भैया 2023 की चालू है या 2022 की चालू है। तो आप बताइए 2024 तो भी जून जुलाई में आने में कब कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने गलती की है और इसको अमेंडमेंट करना चाहिए केंद्र सरकार को।
ताकि इसमें क्या होगा, एक डर निर्माण होगा उस अधिकारी को एक डर निर्माण होगा कि भैया मेरा जो मैटर है वो मेरे हायर लेवल तक पहुंच जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो मैटर्स हैं जहां पे आपने अधिकारी कुछ गलत कर रहे हैं वो खाली उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक चल रहा है, मतलब एक वार्ड के अंदर ही वो मैटर दफन हो जा रहा है, उनके हायर लेवल तक कोई मैटर जा ही नहीं रहा है कि भैया यहाँ पे चल क्या रहा है। अगर वहाँ के कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर उस मैटर को देखेंगे, भैया आरटीआई में मांग रहे इनको क्यों नहीं दे रहे, तब उनको समझ में भैया मैटर क्या है, बोलेंगे भैया फाइल भेजिए मेरे को, फाइल भेजिए मेरे पास क्या चल रहा है वहाँ पे। तो ये चीज़ आएगी और आपका समय बचेगा। जैसे पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन ऑफिसर एसीपी है, डीसीपी अपील अथॉरिटी है, अब सेकेंड अपीलेट में एडिशनल को दे दीजिए या कमिश्नर को दीजिए, तब देखिए मजा। और एसआईसी को खाली सेक्शन 18 का पावर दीजिए, 18(1) में कंप्लेंट का, कि भैया इतना कुछ होने के बाद भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, तब जो मुख्य चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है तब वो पेनल्टी लगाएंगे। पेनल्टी लगाना तो सेकंड अपीलेट के हाथ में है, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी पेनल्टी लगा सकते हैं, फर्स्ट अपीलेट नहीं लगा सकते। मेरे साथ ऐसा ही मैटर हुआ था, ये MIDC पुलिस स्टेशन के सीनियर थे, उनका अपील उनके खिलाफ मैंने फाइल किया, अपील फाइल किया तो वहाँ पे डीसीपी जो थे, शायद के प्रसन्ना थे या मुझे ध्यान में नहीं आ, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, उन्होंने उस मैटर को देखा तो उनको फाइन अपना पेनल्टी इम्पोज कर दिया। अब सीनियर साहब मुझे बोलते यार ठाकुर यार मेरे पर पेनल्टी इम्पोज करवा दिया आपने। मैं बोला सर आप चैलेंज कीजिए। बोले कैसे? बोला चैलेंज इस बात का है कि वहाँ पे पेनल्टी अब लगा ही नहीं सकते, फर्स्ट अपील अथॉरिटी को जुडिक्शंस नहीं है कि वो पेनल्टी लगाए। फर्स्ट अपील अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि भैया ये पब्लिक इंफॉर्मेशन आप गलत कर रहे हैं, तो ये रिकमेंड करेंगे एसआईसी को कि भाई यहाँ पे ये गलत हुआ अपील में और इनको पेनल्टी इम्पोज की जाए। कब? अपील सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 के अंदर, तब वो रिकमेंड करेंगे भैया इनको पेनल्टी इम्पोज किया जाए। तो फर्स्ट अपील अथॉरिटी को पेनल्टी करने का अधिकार नहीं है। तो ये चीज़ को समझना चाहिए अधिकारियों को भी और सरकार को भी कि भाई ये सेकंड अपील अथॉरिटी है वो बदली करें। अब बताइए एसआरए के अंदर एक मुद्दे हैं, वो मुद्दा एक सब इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर तक खाली जाता है, ना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पता चलता है कि भैया क्या चीज़ मैटर चल रहे हैं, क्योंकि सब मिली भगत है ना भाई, सब मिली भगत है। अभी आरटीआई का उल्लंघन कैसे है वहाँ पे? भाई सेक्शन 52 में उन्होंने असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अभी तक अपॉइंट नहीं किया है, जबकि एक्ट कहता है कि जब इंप्लीमेंट हुआ एक्ट 2005 में तो 100 दिन के भीतर इनको अपॉइंट करना है। आज तक सेक्शन 52 के अंदर में सहायक जन सूचना अधिकारी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट ही नहीं किया गया। ये सीओ सब कर क्या रहे हैं? ये सीधी सी बात है, ये सेंट्रल एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। ये भारतीय अधिनियम सेंट्रल एक्ट है, आरटीआई स्टेट का नहीं है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। हर चीज़ों में इनको उल्लंघन चलता है। अभी वहाँ पैसे भरने गए तो बोलेंगे भाई 300 के ऊपर हम डीडी लेंगे, आरटीआई में नहीं दिया। आरटीआई में कहा गया है जो अप्लीकेंट है उसको जहाँ सुलभ हो वो कैश पैसे भी दे सकता है, तो 4 लाख रुपए की पैसे कैश देगा, डीडी क्यों? तो ये सब चीज़ें समझनी चाहिए आपको, क्योंकि आप जब तक नहीं समझेंगे इस चीज़ों पे आरटीआई करिए। आरटीआई में देखिए आपको रिस्पांस मिलेगा। कब मिलेगा? जब एक अपील आप फाइल कर दीजिए, दूसरे आरटीआई में आपको 10-20 दिन के बाद रिप्लाई आ जाएगा कि भाई इनको लेट मत करो, भाई ये अपील डाल देंगे। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, अपना दर्शक हैं रोबोमैन जी देखकर कमेंट भी किया है कि सर आपने सही कहा, पहला आरटीआई का मुझे जवाब दिया, मैं अपील में गया, दूसरे आरटीआई 20 दिन मुझे रिप्लाई आ गया। तो ये चीज़ होती है, डर। हर अधिकारी ये दिखता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं।
आपको जाने के लिए आपका अधिकार खुला है, आपको कोई मना थोड़ा करेगा, वहाँ पे रेफरेंस थोड़ा लगेगा, आपको तो अपील फाइल करना है, हियरिंग तो देना है, यहाँ ले लेंगे। सेकेंड अपील में आओ, सेकेंड अपील में तो उनको आना ही पड़ेगा ना मंत्रालय में। तो ये चीज़ को आप समझिए और इसको ध्यान में रखिए। और ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट के पीछे आरटीआई से अच्छा कोई भी रास्ता नहीं है इस चीज़ को डिस्क्लोज करने का। आरटीआई का मतलब ही वही होता है। आरटीआई का मतलब मात्र ये नहीं होता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन दो। आरटीआई का मतलब ये भी है कि आरटीआई के द्वारा अगर डिपार्टमेंट कुछ लापरवाही नेगलेंस हो रहा है तो उसका क्लियरेंस करना, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता लाना है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये एसआईसी के ऑर्डर्स है, ये एसआईसी के ऑर्डर्स है। तो इस चीज़ को समझिए आप। अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकारों की, तो आपके अधिकारों की लड़ाई के साथ में आरटीआई का इस्तेमाल कीजिए। आपकी लड़ाई बहुत फास्ट काम करेगी, आपकी लड़ाई बहुत जल्दी सुलझ जाएगी। आरटीआई मैंने देखा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं सर क्या होता है आरटीआई में, लेकिन नहीं, हमने भी इसमें समय गंवाया। हमारे भी स्टार्टिंग में कोई मैं पेट से सीख के नहीं आए थे हम लोग। हम भी जब 2002 में आरटीआई चालू किया, महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन एक्ट जब चालू किया, जब अधिकारी को जाते थे भैया मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, बोले ये क्या फॉर्मेट है, ये ऐसा कौन सा एक्ट है। तो अब उनको हम लोग राजपत्र देते थे, सर ये राजपत्र, अरे देना पड़ेगा देना पड़ेगा। मतलब सर 30 दिन का टाइम है। कितनी अपील तो ऐसी थी कि अधिकारी को पता ही नहीं कि आरटीआई क्या, मैंने अपील फाइल कर दिया। जब अपील जाने को बोलते हैं यार कौन सा एक्ट है, बोला भाई आया आपको पता हो नहीं, महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002। तो वो चीज़ जो थी उस समय, हमारे समय में एक्टिविज्म में बहुत कम लोग थे, बहुत बोले तो बहुत। एक राज अवस्थी जी थे, ललित कोठारी, ये अनिल गलगली, मैं, तो 4-5 लोग रहते थे। कभी कभी मुलाकात भी हो जाती थी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उस समय क्या थे, जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे उनके बाद दिन भर में 2-4-5 तो मैटर लगते थे। 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, हद्दा 3 महीने में हमारी अपील आ जाती थी। सूरज जोशी जी थे, तो ये क्या करते थे, अच्छा अच्छा आप आए हो, ठीक है बैठिए बैठिए, मैं आ रहा हूँ जरा। वहाँ पे हम बैठते थे, बातें करते थे। अपील अथॉरिटी आते थे, जो भी बाथरूम का जाना है या लंच करना है, लंच करके आते थे, आराम से हियरिंग चलती थी, आराम से हियरिंग चलती थी। मेरे एक मैटर में ऐसा हुआ था कि मेरा मैटर था एच वेस्ट वार्ड कॉलोनी ऑफिसर का। कॉलोनी ऑफिसर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं आरटीआई में किसी का दोस्त नहीं हूँ, ये भी बता रहा हूँ मैं। आरटीआई गलत है तो मैं तुरंत अपील फाइल करता हूँ। वहाँ पे पहुँचे तो मेरे आने के पहले ही कॉलोनी ऑफिसर वहाँ पे पहुँच चुके थे, उन्होंने अपनी हाजिरी दे दी। और ये मैटर था रामानंद तिवारी जी के पास। रामानंद तिवारी जी को आरटीआई के बारे में बहुत ज्ञान था, बहुत बोले तो बहुत ज्ञान। मेरी बहुत सारी अपीलें हुई हैं उनके सामने, वो मुझे फेस वैल्यू जानते थे। सुरेश जोशी जी फेस वैल्यू जानते थे। उन्होंने पूछा भाई किसका है, बोले प्रदीप, अरे ठाकुर जी का है क्या, हाँ ठीक है। बोले सर वो आए नहीं, अपील डिस्पोज। बोले नहीं 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 ऐसा नहीं है, 5 बजे तक नहीं आए तब मैं सोचूंगा, क्योंकि उनका अपील का फॉर्मेट में उन्होंने दे दिया है ना। क्योंकि अब जब आप अपील बनाते हैं तो अपील फॉर्मेट देखिए, अपील फॉर्मेट में पूरा आपका डिटेल डाल दीजिए कि भाई क्या आपके साथ गलत हो रहा है, मतलब ये डॉक्यूमेंट मिलने से और नहीं मिलने से क्या प्रॉब्लम, सब डालिए उसके अंदर, अधिकारी कहाँ गलत कर रहे हैं। तो वो बोले इनका अपील तो पूरा दे दिया उन्होंने, उनको नहीं आएंगे तो क्या मैं ऑर्डर पास करूँगा, उसकी उनके तो पूरा प्रिंट दिया उन्होंने। तो मेरा अपील बाकायदा जो कोर्ट के प्रिंट बनते हैं उस हिसाब से मैं अपील बनाता हूँ। वहाँ पे मैं पहुँचा 2 घंटे के बाद, फिर मुझे बुलाया, बोले ठाकुर जी आपका अपील हो गया है। उन्होंने ऐसे ऐसा कहा, लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं, उनका सुनने के बाद ही मैं करूँगा, या तो उन्होंने अपील में लिख के दिया है, मैं उस हिसाब से ऑर्डर पास करूँगा। और उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिए। बल्कि मुझे एक चीज़ कहा कि ठाकुर जी आपका आरटीआई एक्टिविज्म बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि थोड़ा आरटीआई के अंदर आई है। मैं बोला सर मैं आपका मतलब समझ गया। बोले मैं बताऊँगा नहीं, ये आपको सोचना है। कुछ चीज़ें ऐसी जो आरटीआई के अंदर आई है, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ पहले भी समझाया आरटीआई के विषय में कि आरटीआई में क्यों, कहाँ, कैसे, लेकिन परंतु ये वर्ड नहीं चलते हैं।
और मेरी गलती वहाँ पे थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको ऑर्डर देता हूँ आपके फेवर में, लेकिन आप इसका RTI बाकायदा ढंग से डालिए। फिर वो RTI डाल के मैं गया तकरीबन 1-1.5 साल के बाद, और वहाँ पे हेयरिंग हुई और मुझे वहाँ पे बोले अब सही हुआ आप, क्योंकि आपका मैटर में मतलब रामन तिवारी जी के मेमोरी बहुत फास्ट थी। उनका तो मेरा अपील चलता था, बहुत सारे अपीलें में मैं उनके सामने मेरे अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी दिए, लेकिन ये जो मैटर सेम मैटर का अपील था वो 2 साल के बाद चला। और 2 साल के बाद चलने के बाद भी उन्होंने बता दिया कि लास्ट टाइम ऐसा सा मैटर हुआ था, वो पेपर्स मैंने देखे थे, एरिया इस्लाम डिक्लेयर्ड नहीं है। तो डिपार्टमेंट कहता है डिक्लेयर इस्लाम डिक्लेयर है, तो भैया आप कॉपी दीजिए इनको। तो वो मैटर चलाया था मैंने। तो दोस्तों ये चीज़ को समझना पड़ेगा, हर चीज़ को लड़ाई लड़ने का है तो बड़ी चीज़ें मत लीजिए, छोटी चीज़ लीजिए, छोटी चीज़ों में जान होती है। तो दोस्तों वीडियोस लंबी हो रही, आगे जो भी कमेंट्स आए उसके लिए हम कंटिन्यू करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। और दोस्तों एक बात और है, अब मेरा जो भी प्रिंट कंप्यूटर प्रिंटर सब अपडेट कर दिया हूँ मैंने। मैं पहले जो भी लोग आते थे मैं उनको कहीं ना कहीं भेज देता था, भाई इनके पास चले जाए, बाहर से करवा लीजिए। अब यदि आपको कोई भी अपील वगैरह जो भी करवाना है करना है तो आप आइए, फ़ोन कीजिए, आप आइए। आप जो बाहर पैसे खर्चे करते हैं वो हमें दीजिए, हमारा भी काम चलते रहेगा। तो दोस्तों आपकी मर्जी, अगर आपको वहाँ अच्छा पड़ता है वहाँ कर लीजिए, अगर आप आते हैं मेरे पास तो भाई मैं करके दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।